नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देव वर्मा एकेडमी पर। साथियों, मध्य प्रदेश जीके के अंतर्गत अभी तक हमारा मध्य प्रदेश की नदियों वाले टॉपिक से संबंधित टॉपिक कंप्लीट हुए। आज का जो हमारा टॉपिक है वह हम देखेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में। एमपीपीएससी मेंस के दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण है। साथ ही जितने भी एग्जाम है जहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के लिए यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। तो मध्य प्रदेश की जलवायु को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो ये कि हम यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चन लिख लें, मान लीजिए लिख लिया उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है मध्य प्रदेश की, उसके अलावा यहाँ पर वर्षा की ये स्थिति है, इतना तापमान इस क्षेत्र में रहता है। तो ये हो गया इसका फैक्चुअल पार्ट कि जहां पर हम फैक्ट लिख देंगे, फैक्ट के आधार पर आप यहाँ पर उसको रट सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जब हम फैक्ट रटते हैं तो हम आसानी से उन्हें याद भी नहीं कर सकते और हमें कंफ्यूजन भी अधिक रहता है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा क्योंकि हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट रूप में समझेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा सा एक ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ना पड़ेगा। जो ज्योग्राफी में एक पार्ट है भारत की जलवायु वाला, उसी जलवायु को हम यहाँ पर थोड़ा सा टच करेंगे। उसके बाद हम आसानी से समझ सकेंगे कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो हो सकता है यहाँ पर वीडियो आज थोड़ा सा लंबा रहे, लेकिन हम इसे कॉन्सेप्ट के रूप में पढ़ेंगे तो आपको इतनी आसानी से समझ आ जाएगा कि मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है। तो शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में। देखिए, जब हम मध्य प्रदेश की जलवायु की बात करते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं दो शब्द हैं, जलवायु और एक रहता है मौसम, कि मौसम और जलवायु होते क्या है। तो जो वायुमंडलीय दशाएं होती है, वायुमंडलीय दशाओं से तात्पर्य होता है जैसे मान लीजिए तापमान, आर्द्रता, उसके बाद यहाँ पर वायुदाब, वायु राशि, ये सभी होती है वायुमंडलीय दशाएं। तो जब दिन प्रतिदिन की हम वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन करते हैं तो वह होता है मौसम। मान लीजिए 1 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, 1 महीने का, जब हम एक शॉर्ट रूप में इन दशाओं का अगर हम अध्ययन करेंगे तो उसे मौसम कहते हैं। लेकिन अगर यही दशाएं हमें दीर्घकालिक करना पड़े कि मान लीजिए हम 10 साल तक किसी एक विशेष भूभाग में वहां के तापमान का, वहां की वायुदाब का, वहां की आर्द्रता का, वहां की वर्षा का हम अध्ययन करते हैं तो इसका जो औसत रूप होता है इसे जलवायु कहते हैं। तो एक साधारण सी भाषा में अगर कहें तो दिन प्रतिदिन की जो वायुमंडलीय दशाएं होती है उसे मौसम कहा जाता है, जो कि अल्पकालिक रूप होता है, एक छोटे समय का रूप होता है। वहीं अगर हम दीर्घकालिक परिणाम देखें कि इसी जो जलवायु ये मौसम होता है, इसी मौसम का जो दीर्घकालिक परिणाम होता है या औसत होता है उसे जलवायु कहा जाता है। तो सबसे पहली बात तो है कि मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है या वहां पर सिर्फ मानसूनी जलवायु आपको देगा। तो ये जो उष्णकटिबंधीय है ये क्या होता है और मानसूनी क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं मैप के थ्रू। देखिए, यहां पर मैंने बनाया हुआ है एक पृथ्वी का चित्र। देखिए, ये प्रकार से आप पृथ्वी का एक चित्र देख लीजिए। तो जब आप भूगोल वाले पार्ट में पढ़ते हैं तो भूगोल में आप पढ़ते हैं पृथ्वी के बारे में। यहाँ पर अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा, उसका उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, अब इसका डिटेल में अध्ययन करते हैं ज्योग्राफी वाले पार्ट में। तो हम थोड़ा सा इसको जानते हैं, उसके बारे में आप डिटेल में और भी ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। यहाँ हम थोड़ा सा देखते हैं। तो ये है आपकी पृथ्वी। इस पृथ्वी पर हम कुछ काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं। उन काल्पनिक रेखाओं को यहाँ पर कुछ अन्य अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर एक रेखा यहाँ से ठीक इसके बीचों बीच से खींची जाती है। ये हो गई, आप इसके बीचों बीच से एक रेखा खींची गई। तो ये जो रेखा खींची जाती है इसके बीचों बीच से, इसे कहा जाता है 0 डिग्री रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसे कहा जाता है। तो जब पृथ्वी को हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इस पर एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, वास्तव में पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा है नहीं, लेकिन अगर हम कल्पना करें कि यहाँ पर एक हम 0 डिग्री काल्पनिक रेखा खींचते हैं तो इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। ठीक है, ध्यान रखना है, पृथ्वी पर खींची गई 0 डिग्री रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसी को विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा कहा जाता है। जब हम पृथ्वी पर यह 0 डिग्री रेखा खींचते हैं तो पृथ्वी को ये 2 अलग अलग भागों में बांट देती है। ऊपर की ओर जो भाग होता है उसे कहा जाता है उत्तरी ध्रुव, इस रेखा के ऊपरी भाग को कहा जाता है उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले भाग को कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। तो पृथ्वी पर खींची गई 0 डिग्री काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 अलग अलग भागों में विभाजित करती है, इसे 2 अलग अलग भाग उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, इसके पश्चात 0 डिग्री से ऊपर की ओर हम धीरे धीरे यहाँ पर ऐसे ही काल्पनिक रेखाएं खींचते जाते हैं, जिसमें कुछ रेखाओं के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। जैसे 0 डिग्री को नाम दिया गया भूमध्य रेखा,
तो ऊपर की ओर है आपका नॉर्थ पोल अर्थात उत्तरी ध्रुव, नीचे की ओर है दक्षिणी ध्रुव। तो 0 डिग्री से अगर हम 23.5 डिग्री नॉर्थ की बात करें, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करें तो इसे कहा जाता है कर्क रेखा। ठीक है, ऐसे 66.5 डिग्री ऊपर की ओर है और इसके ऊपर है 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ऐसे 0 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ या दक्षिणी अक्षांश की बात करें तो दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है मकर रेखा, उसके पश्चात 66.5 डिग्री और 90 डिग्री। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक साउथ में रेखाएं खींची जाती है और 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक यहां पर रेखाएं खींची जाती है। तो संपूर्ण पृथ्वी को तापमान के आधार पर यहां पर 3 प्रमुख कटिबंधों में बांटा जाता है। जो 3 प्रमुख कटिबंध है वे है आपका, एक तो हो गया उष्ण कटिबंध, इसे हमें ध्यान से देखना है। एक तो है उष्ण कटिबंध, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण, और तीसरा है आपका शीत कटिबंध। देखिए 0 डिग्री या भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री नॉर्थ या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये हो गया आपका उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, ऐसे ही 0 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ अर्थात दक्षिणी अक्षांश। तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री को हमने कहा कर्क रेखा, तो 0 डिग्री से कर्क रेखा और 0 डिग्री से मकर रेखा अर्थात ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग को कहा जाता है उष्ण कटिबंध। तापमान के आधार पर जब यहां पर ताप कटिबंधों को बांटा जाता है तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ तक के जो अक्षांश होते हैं इन्हें कहा जाता है उष्ण कटिबंध। ठीक है, तो ऐसे ही 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ तक के जो अक्षांश होते हैं इन्हें कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। देखिए दोनों तरफ मैंने लिखा हुआ है शीतोष्ण कटिबंध, यहां पर भी शीतोष्ण कटिबंध, यहां पर भी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक ऐसे 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ या उत्तरी ध्रुव तक जो अक्षांश होते हैं और 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ तक जो अक्षांश होते हैं इन्हें कहा जाता है शीत कटिबंध। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या है कि मान लीजिए किसी देश की अवस्थिति 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ के मध्य है तो वहां पर शीतोष्ण कटिबंधी जलवायु पाई जाएगी। ठीक ऐसे ही अगर हम साउथ में देखें तो वहां पर भी शीतोष्ण कटिबंधी जलवायु। तो अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश की आप जानते हैं स्थिति है 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसको हमने पढ़ा था। तो मध्य प्रदेश से जो कर्क रेखा है इसके 14 जिलों से होकर गुजरती है और उसके ठीक बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। अर्थात अगर हम मध्य प्रदेश की अवस्थिति देखें तो कुछ इस प्रकार से हमें मध्य प्रदेश की स्थिति देखने को मिलेगी। देखिए ठीक ऐसे हमारे मध्य प्रदेश की अवस्थिति है, अर्थात कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच में से या इसके भाग में से गुजरती है जो इसके 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश का अधिकांश जो भाग है वे 0 डिग्री से 23.5 डिग्री वाला जो अक्षांश है इसी के मध्य में है। यहां पर 21 डिग्री से लेकर 26 डिग्री तक तो अधिकांश जो मध्य प्रदेश का भाग है वे उष्ण कटिबंधी अक्षांशों के बीच में है, जिसके कारण यहां पर जो जलवायु पाई जाएगी वह पाई जाएगी उष्ण कटिबंध, क्योंकि ये वाला क्षेत्र है हमारा उष्ण कटिबंधी जलवायु वाला। तो सबसे पहला जो शब्द था उष्ण कटिबंध, इसको हमने देखा कि मध्य प्रदेश की अवस्थिति आपकी 23.5 डिग्री कर्क रेखा से गुजरती है और कर्क रेखा तक के अक्षांशों को यहाँ पर उष्ण कटिबंधी कहा जाता है, जिसके कारण यहाँ पर उष्ण कटिबंधी जलवायु पाई जाएगी। दूसरा है मानसूनी। तो मानसूनी को हम समझेंगे मध्य प्रदेश में वर्षा वाला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे इसी में वर्षा वाले को हम देखेंगे, क्योंकि जो हमारा मध्य प्रदेश है यहाँ पर मानसूनी वर्षा होती है, जिसके कारण मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की अगर जलवायु पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधी मानसूनी जलवायु है। शायद आप इसको समझ गए होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की अवस्थिति ठीक ऐसी है जो कि उष्ण कटिबंधी क्षेत्र में आता है। अब देखिए हम दूसरे डायग्राम की ओर पहुंचते हैं। यहां पर आप देखिए, ठीक यही पृथ्वी यहां पर हम देख रहे हैं। तो जो पृथ्वी है आप जानते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, अर्थात स्वयं का चक्कर लगाती है। दूसरा है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी घूमती है, अर्थात सूर्य का भी चक्कर लगाती है। तो हम पृथ्वी की स्थिति अगर हम सूर्य के सापेक्ष देखें तो जब पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सापेक्ष देखते हैं
तो यहाँ पर ऋतु परिवर्तन के आधार पर हम इस चीज को समझते हैं। कैसे? देखिए, दो चीजें हैं। जब पृथ्वी स्वयं का चक्कर लगाती है तो यहाँ पर दिन और रात होते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होती है, यहाँ पर अलग अलग ऋतुएं आती है। उसको कैसे समझा जाता है? देखिए, अभी हमने देखा था 0 डिग्री, तो ये है आपकी 0 डिग्री। उसके ऊपर था 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहा गया, तो ये 23.5 डिग्री अक्षांश है। उसके पश्चात 23.5 डिग्री साउथ को हमने कहा था मकर रेखा, ये है मकर रेखा, तो 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा। देखिए मान लीजिए ये है आपका सूर्य। ये सूर्य 21 मार्च को भूमध्य रेखा, ये है आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इस भूमध्य रेखा पर 21 मार्च को लंबवत पड़ता है। ठीक, इसकी जो किरणें हैं ये भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिसके कारण यहां पर तापमान अधिक होता है। जब सूर्य की किरणें 0 डिग्री पर 21 मार्च को लंबवत पड़ती है तो यहाँ पर तापमान सर्वाधिक होता है, और सर्वाधिक तापमान के कारण यहाँ पर सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को, ये मैंने यहाँ पर दो बिंदु बनाए हुए हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को यहाँ पर ये सेम स्थिति होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पर तापमान सर्वाधिक होता है। तो ये जो 21 मार्च और 23 सितंबर की जो स्थिति है इसे विषुव कहा जाता है। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं 21 मार्च और 23 सितंबर की जो स्थिति है इसे विषुव या इक्विनोक्स कहा जाता है। इक्विनोक्स। तो क्वेश्चन हमेशा बनता है कि 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है विषुव। या विषुव कब होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। होता क्या है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है, और जब भूमध्य रेखा पर यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो तापमान अधिक हो जाता है, जिससे यहाँ पर सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। तो भूमध्य रेखा पर 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य लंबवत पड़ा, जिसके कारण यहाँ पर विषुव बने, और इसे विषुव कहा जाता है या इसी को इक्विनोक्स कहा जाता है। और क्वेश्चन अधिकांशतः बना हुआ है कि विषुव किसे कहते हैं, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर एकदम यस कह सकते हैं सीधी पड़ती है। इसके पश्चात ये जो 21 मार्च है, इस 21 मार्च को ही वसंत विषुव के नाम से जाना जाता है, और 23 सितंबर को कहा जाता है शरद विषुव। यह भी आपका क्वेश्चन बनता है कि शरद विषुव की स्थिति कब बनती है, तो वह बनती है 23 सितंबर को, और बसंत विषुव की स्थिति कब बनती है, तो वह बनती है 21 मार्च को। तो इन तीनों फैक्टों को हमें ध्यान रखना है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव कहलाता है, या इसे इक्विनोक्स कहते हैं। ये आपका इस तरीके से भी लिखा आ सकता है, इक्विनोक्स। तो आपको ध्यान रखना है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनोक्स या विषुव बनता है। उसके पश्चात 23 सितंबर की स्थिति को शरद विषुव कहा जाता है, और 21 मार्च की स्थिति को वसंत विषुव के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात होता क्या है, आप जानते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जब पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है, अर्थात यह है आपका उत्तरी ध्रुव। तो जब सूर्य उत्तरायण होगा तो होगा क्या कि ये जो सूर्य की किरणें हैं ये उत्तर दिशा में तो सर्वाधिक पड़ेगी, लेकिन जो आपका दक्षिणी दिशा है यहाँ पर सूर्य की किरणें कम, या कह सकते हैं सूर्य का तापमान कम रहेगा, क्योंकि सूर्य जब उत्तरायण होने लगेगा तो उत्तर में यहाँ पर तापमान अधिक रहेगा और दक्षिणी की अपेक्षा तापमान अधिक ही रहना है। तो 21 मार्च के बाद जब सूर्य उत्तरायण होने लगता है तो इस वाले जो क्षेत्र है भूमध्य रेखा से कर्क रेखा वाला क्षेत्र है, इधर तापमान आपका बढ़ने लगता है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर कर्क रेखा की ओर अधिक पड़ने लगती है, जिससे तापमान अधिक बढ़ने लगता है। 21 जून की जो स्थिति होती है, इस 21 जून को क्या होता है कि सूर्य यहाँ पर लंबवत पड़ने लगता है। धीरे धीरे तिरछी किरणें पड़ते पड़ते यहाँ पर सूर्य की स्थिति 21 मार्च को कर्क रेखा पर लंबवत हो जाती है। तो जैसे आपका भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य लंबवत पड़ रहा था, ठीक ऐसे ही कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत पड़ता है, जिसके कारण 21 जून को यहाँ पर जब कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत पड़ता है तो यहाँ पर हो जाता है सर्वाधिक तापमान। तो आप देख रहे हैं 21 मार्च से तापमान बढ़ना शुरू हुआ, तो धीरे 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 21 जून तक यहाँ पर सर्वाधिक तापमान हो जाता है। और कर्क रेखा जो कि आपके मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, और 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, तो यह था आपका मध्य प्रदेश की स्थिति। तो इस पर जो 14 जिले हैं, इन 14 जिलों में सर्वाधिक तापमान हो जाता है आपका 21 जून को।
और ये जो 14 जिले हैं, इन 14 जिलों के आसपास वाले क्षेत्र में भी सर्वाधिक तापमान होता है। तो 21 मार्च से 21 जून के मध्य यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु पड़ने लगती है। तो मध्य प्रदेश में मार्च से लेकर जून तक कौन सी ऋतु हो गई यहाँ पर? ग्रीष्म ऋतु। तो 21 मार्च से 21 जून तक हो गई यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु। क्यों? क्योंकि 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत पड़ा, जिसके कारण तापमान अधिक बढ़ा, गर्मी अधिक बढ़ी। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि मार्च से लेकर जून तक मध्य प्रदेश में कौन सी ऋतु होती है, तो वह हो गई आपकी ग्रीष्म ऋतु। इसके पश्चात होता क्या है कि पुनः सूर्य अपनी अवस्थिति 0 डिग्री पर लाने लगता है। तो 21 जून से लेकर 23 सितंबर के मध्य सूर्य की स्थिति पुनः भूमध्य रेखा पर आती है, और जब यहाँ पर भूमध्य रेखा पर आने लगती है तो यहाँ पर तापमान में गिरावट होने लगती है। देखिए, इधर सूर्य ऊपर की ओर था तो यहाँ पर तापमान अधिक बढ़ा, जब नीचे की ओर आएगा तो तापमान कम होने लगेगा। तो जब सूर्य नीचे की ओर आने लगता है तो यहाँ पर तापमान कम होता है, और ऐसी स्थिति में 21 जून से लेकर 21 सितंबर के मध्य यहाँ पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। अर्थात जून से लेकर सितंबर के मध्य प्रदेश में यहाँ पर वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है। 23 सितंबर की जो स्थिति है, 23 सितंबर के बाद होता क्या है कि सूर्य दक्षिणायन होने लगता है। जैसे सूर्य उत्तरायण होता था तो 21 जून को कर्क रेखा पर जब ये लंबवत पड़ा, ठीक ऐसे ही ये दक्षिणायन होने लगा, और जब दक्षिणायन होने लगा तो 22 दिसंबर को ये पहुंचता है मकर रेखा पर, और मकर रेखा पर सर्वाधिक तापमान यहां पर हो जाता है। ठीक है, देखिए, जब सूर्य यहां पर दक्षिणायन होने लगा तो मकर रेखा पर हुआ सर्वाधिक तापमान। अर्थात हमें कर्क रेखा पर जब यहां पर सर्वाधिक तापमान मिलेगा तो यहां पर सबसे कम तापमान मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो इतनी तिरछी होगी यहाँ पर कि यहाँ पर पूर्ण रूप से तापमान नहीं पहुंच पाएगा, और यहाँ पर पूर्ण रूप से तापमान मिलेगा। जब मकर रेखा पर सर्वाधिक तापमान रहेगा तो हमारे मध्य प्रदेश में यहाँ पर तापमान में गिरावट आएगी, और गिरावट आने के कारण यहाँ पर शीत ऋतु प्रारंभ होगी, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। तो जब यहाँ पर तापमान कम रहेगा, यहाँ पर तापमान अधिक होगा, तो यहाँ पर दिन बड़े होंगे और यहाँ पर रातें बड़ी होने लगेगी। यहाँ पर रात छोटी होगी और यहाँ पर दिन आपके छोटे होंगे। तो मकर रेखा पर जब सूर्य लंबवत पड़ेगा 22 दिसंबर को, तो 22 दिसंबर को जब मकर रेखा पर सूर्य लंबवत पड़ता है तो यहाँ पर दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती है, और यहाँ पर रातें बड़ी होती है और दिन छोटा होता है। और 23 सितंबर या सितंबर से लेकर दिसंबर की जो स्थिति होती है, यहाँ पर होता क्या है, दिसंबर या जनवरी फरवरी तक यहाँ पर हमारी शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। इस तरीके से मध्य प्रदेश में ऋतुओं में परिवर्तन होने लगता है। तो एक बार और हम देखते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ेगा, जिसके कारण यहाँ पर विषुव बनेंगे। 21 मार्च को वसंत विषुव कहा जाता है, 23 सितंबर को शरद विषुव। इसके पश्चात सूर्य उत्तरायण होने लगता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, और जो आपका मध्य प्रदेश है, कर्क रेखा इसके 14 जिलों से गुजरती है, तो इन जिलों में सर्वाधिक तापमान होता है, और इसके आसपास वाले जिलों में भी सर्वाधिक तापमान होता है। तो मार्च से जून तक का जो महीना है यहाँ पर मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु रहती है। इसके पश्चात पुनः सूर्य भूमध्य रेखा की ओर लौटता है, अर्थात यहाँ पर 21 जून से लेकर सितंबर के महीने में यहाँ पर तापमान कम होने लगता है, जिसके कारण यहाँ पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। और 23 सितंबर को सूर्य आपका दक्षिणायन होने लगता है, जिससे सितंबर से लेकर आपका दिसंबर या जनवरी फरवरी तक यहाँ पर शीत ऋतु का प्रारंभ हो जाता है और शीत ऋतु रहती है। तो ये तो हो गई हमारी ऋतु परिवर्तन को हमने देखा कि ऋतुओं में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। अब ये 21 जून से सितंबर तक वर्षा कैसे होती है, इस चीज को हम वर्षा के बारे में अभी जब पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे। अब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है तापमान, ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ फैक्ट है, इनको आप याद रखना, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला है औसत तापमान। देखिए, मध्य प्रदेश का जो औसत तापमान है वह है 21 डिग्री सेंटीग्रेड। कभी भी क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश का औसत तापमान कितना है, तो वह 21 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा है औसत सर्वाधिक तापमान। इस औसत सर्वाधिक तापमान की अगर हम बात करें तो औसत सर्वाधिक तापमान है गंजबासौदा। ये गंजबासौदा आता है आपका विदिशा जिले में। तो विदिशा जिले में जब तापमान मापा गया संपूर्ण मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक औसत तापमान देखने को मिला गंजबासौदा में, जो कि है 48.7 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए, ये जो तापमान मापा गया था, यह है पुराना डेटा, लेकिन मान्य जो डेटा है वह है गंजबासौदा ही विदिशा जिले में। अभी कुछ गत 2 या 3 वर्षों से देखा गया कि सर्वाधिक तापमान मापा जाता है बड़वानी में। जो आपका बड़वानी जिला है, इस बड़वानी जिले में सर्वाधिक औसत तापमान देखने को मिलता है।
तो ये डाटा है पुराना लेकिन सर्वाधिक मान्य डाटा है गंज बासोदा। लेकिन हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन में गंज बासोदा ना आगे बड़वानी अगर आता है तो वहां पर हमें आंसर बड़वानी को ही करना है, लेकिन अधिकांशतः गंज बासोदा ही आंसर में आएगा। इसी डाटा को अभी तक मान्य किया गया है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक औसत तापमान गंज बासोदा में, विदिशा जिले में गंज बासोदा 48.60 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके पश्चात औसत न्यूनतम तापमान अर्थात सबसे कम तापमान किस जिले में है, तो वह आपका शिवपुरी में। तो तीन चीज हो गई, औसत तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड, औसत सर्वाधिक तापमान गंज बासोदा में 48.60 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम औसत तापमान है शिवपुरी में। इसके पश्चात है सर्वाधिक औसत दैनिक तापांतर। सर्वाधिक औसत दैनिक तापांतर का यहाँ पर अर्थ है कि दिन और रात के ताप में या तापमान में सर्वाधिक अंतर कब रहता है, तो वह रहता है मार्च के महीने में। क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक औसत दैनिक तापांतर कब रहता है, तो वह रहता है मार्च के महीने में। इसके पश्चात है एक स्थान पर नोट किया गया सर्वाधिक तापमान। देखिए ये तो हो गया आपने विशेष किसी स्थान के रूप में, लेकिन अगर एक विशेष स्थान के रूप में सर्वाधिक तापमान पूछा जाता है तो एक स्थान विशेष के रूप में जो सर्वाधिक तापमान नोट किया गया वह किया गया है खजुराहो में, और वहां का टेम्परेचर था 49.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कहीं कहीं आपको 49.2 डिग्री सेंटीग्रेड भी मिलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके पश्चात मध्य प्रदेश में सबसे गर्म महीना कब रहता है, तो वह रहता है मई के टाइम पर। मई में सर्वाधिक गर्म महीना रहता है। इसके पश्चात अगर हम बात करें कि सबसे ठंडा महीना है, तो सबसे ठंडा महीना है आपका जनवरी। तो इन फैक्ट को हमें ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश का सबसे गर्म महीना मई, सबसे ठंडा महीना जनवरी, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक औसत तापमान गंज बासोदा, न्यूनतम तापमान शिवपुरी। तो ये तो हो गया आपका तापमान से संबंधित प्रश्न। अब देखिए मध्य प्रदेश की जलवायु के बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश की ऋतुओं के बारे में। तो मध्य प्रदेश में हमें प्रमुख रूप से 3 ऋतुएं देखने को मिलती है। एक ऋतु के बारे में और हम पढ़ेंगे जो इसे यहाँ पर स्थानीय रूप से हम इसे जानते हैं। तो मध्य प्रदेश को प्रमुख रूप से 3 ऋतुओं में बांटा गया। एक तो है ग्रीष्म ऋतु, आपने देखा किस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु आती है। दूसरा है वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु का किस तरीके से आगमन होता है। तीसरा है आपका शीत ऋतु। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में। यह है आपकी ग्रीष्म ऋतु। तो मार्च से जून तक का जो महीना होता है, इस मार्च से जून तक के महीने में मध्य प्रदेश में गर्मी बढ़ती है। आपने देखा 21 मार्च से तापमान यहाँ पर बढ़ने लगता है। तो मार्च से जून तक मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु रहती है। और मध्य प्रदेश में इस ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय नाम से जाना जाता है और स्थानीय नाम से इसे यूनाला कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन अधिकांशतः बनता है कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है उनाला या यूनाला। और मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक औसत तापमान आपने देखा गंज बासोदा में 48.7 डिग्री सेंटीग्रेड। अगली बात करते हैं हम वर्षा ऋतु की। वर्षा ऋतु हमारी प्रारंभ होती है जून से सितंबर के मध्य। अभी हमने देखा मार्च से जून तक यहाँ पर तापमान बढ़ा, उसके पश्चात तापमान में कमी आने लगी। देखिए ये जो वर्षा ऋतु है इसका कारण रहता है यहाँ पर वायुदाब के कारण। होता क्या है, यहाँ पर तापमान जो स्थिति है, तापमान की स्थिति 21 जून को सर्वाधिक होती है, तो यहाँ पर तापमान सर्वाधिक होता है। जब तापमान सर्वाधिक होता है तो वायुदाब में कमी आती है, और इसी के पास में आपका समुद्र अरब सागर और इधर की ओर है आपको बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर जो तापमान होता है वह तापमान कम रहता है और वायुदाब अधिक होता है। यहाँ पर होता है वायुदाब कम। तो होता क्या है, जो वायु राशियां होती है इसमें जो वायु होती है, वायु उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो समुद्र में होता है वायुदाब अधिक और यहाँ पर हो जाता है वायुदाब कम। तो जून के महीने में यहाँ पर कम वायुदाब होने के कारण जो वायुदाब उच्च वायुदाब था आपका अरब सागर में, वह वायुदाब यहाँ पर इधर की ओर प्रवेश करता है, जिसके कारण यहाँ पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। और वर्षा ऋतु जून से सितंबर के महीने तक मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु होती है। तो वर्षा ऋतु को भी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानीय नाम से जाना जाता है, वह स्थानीय नाम है चौमासा। अगर क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु को किस नाम से जाना जाता है, तो वह कहा जाता है चौमासा। ठीक है, इसके पश्चात है शीत ऋतु। देखिए नवंबर से लेकर फरवरी तक मध्य प्रदेश में शीत ऋतु रहती है और इसे मध्य प्रदेश में स्थानीय नाम के रूप में सियाला के नाम से जाना जाता है। तो 3 क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को किस नाम से जाना जाता है, सियाला। सियाला किस ऋतु को कहा जाता है, तो वह आपकी शीत ऋतु, चौमासा वर्षा ऋतु और यूनाला ग्रीष्म ऋतु। अब आप देख रहे हैं बीच में आपका अक्टूबर महीना नहीं है, जून से सितंबर, उसके पश्चात नवंबर से फरवरी। तो जब वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक होती है तो इसके पश्चात होता क्या है कि यहाँ पर बादल बनने बंद हो जाते हैं।
तो जो आपका आकाश है ये आकाश हो जाता है स्वच्छ या साफ आकाश यहाँ पर हो जाता है। जब आकाश स्वच्छ एवं साफ हो जाता है तो यहाँ पर एक उमस सी गर्मी पड़ने लगती है, जिसे मध्य प्रदेश में द्वितीय ग्रीष्म ऋतु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, द्वितीय ग्रीष्म ऋतु। तो मध्य प्रदेश में जब वर्षा ऋतु हो जाती है तो वर्षा के पश्चात यहाँ पर बादल स्वच्छ होने लगते हैं, वातावरण साफ होने लगता है, जिसके कारण यहाँ पर एक उमस सी गर्मी होने लगती है, जिसे मध्य प्रदेश में द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। और ये होती है अक्टूबर से नवंबर के मध्य। तो अक्टूबर से नवंबर तक के मध्य यहाँ पर द्वितीय ग्रीष्म ऋतु पड़ती है। उसके पश्चात नवंबर एवं फरवरी में शीत ऋतु। दो और चीजें हैं यहाँ पर जहां से क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में कभी कभी होता क्या है, जैसे ये जो वर्षा ऋतु है जून से सितंबर तक होती है, यहाँ पर जो लौटता मानसून है या जो पश्चिमी विक्षोभ जो होता है, अभी हम वर्षा की स्थिति में देखेंगे पश्चिमी विक्षोभ क्या है, तो इसके कारण कभी कभी शीत ऋतु में वर्षा हो जाती है। जो आपकी सर्दियां पड़ती है, इन सर्दियों में कभी कभी मध्य प्रदेश में वर्षा हो जाती है। और ये अधिकांश जो वर्षा होती है ये होती है मालवा क्षेत्र में। तो शीतकाल में मध्य प्रदेश में कभी कभी वर्षा होती है, जिसके कारण इसे कहा जाता है मावठा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में शीतकाल में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, तो वह कहा जाता है मावठा। ये शीतकाल में वर्षा होती है, इसे हमें ध्यान रखना है, इसका स्थानीय नाम है मावठा। ठीक ऐसे जो जनवरी महीना होता है, इस जनवरी महीने में होता क्या है, यहाँ पर सबसे अधिक ठंड पड़ता है। आपने देखा सबसे ठंडा महीना है जनवरी। तो इस ठंडे महीने में मध्य प्रदेश में पाला गिरने लगता है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में पाला कब गिरता है, तो मध्य प्रदेश में पाला गिरता है जनवरी में। एक बार हम इसको देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो ऋतुएं हैं इन्हें तीन प्रमुख ऋतुओं में देखा गया। एक है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। मार्च से जून तक ग्रीष्म ऋतु रहती है, जिसे स्थानीय नाम यूनाला कहा जाता है। वर्षा ऋतु जून से सितंबर, जिसे स्थानीय नाम चौमासा कहा जाता है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु नवंबर से फरवरी, जिसे स्थानीय नाम सियाला कहा जाता है। जनवरी माह में यहाँ पर पाला गिरता है और शीतकाल में होने वाली वर्षा को यहाँ पर मावठा कहा जाता है। द्वितीय जो ग्रीष्म ऋतु है, उस द्वितीय ग्रीष्म ऋतु को अक्टूबर से नवंबर तक यहाँ पर रहती है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इंदौर। तो मध्य प्रदेश में जो ऋतु है, इन ऋतुओं से संबंधित जो आंकड़े रखे जाते हैं वे रखे जाते हैं यहाँ पर ऋतु वेधशाला के अंतर्गत। और ये ऋतु वेधशाला है मध्य प्रदेश के इंदौर में। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला कहाँ पर है, तो वह है इंदौर जिले के अंतर्गत। तो ये है मध्य प्रदेश की जलवायु के अंतर्गत तापमान, ऋतुओं को देखा। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में वर्षा किस प्रकार से यहाँ पर वर्षा होती है। उसके पश्चात यहाँ पर वर्षा क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया और जलवायु क्षेत्रों के बारे में। तो अब देखते हैं हम वर्षा की स्थिति के बारे में कि मध्य प्रदेश में किस रूप से यहाँ पर वर्षा होती है। तो वर्षा के बारे में समझने के पहले हमें यहाँ पर थोड़ा सा देखना होगा कि भारत में किस प्रकार से यहाँ पर मानसून आता है और मानसून के द्वारा यहाँ पर किस प्रकार से वर्षा होती है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु के अंतर्गत हमने पहला जो शब्द था उसमें उष्ण कटिबंधी, उसको हमने देखा कि कैसे इसे उष्ण कटिबंधी कहा जाता है। दूसरा है मानसूनी। तो मध्य प्रदेश की जलवायु है उष्ण कटिबंधी मानसूनी जलवायु। तो उष्ण कटिबंध को हमने ताप कटिबंध के आधार पर देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर तापमान के आधार पर कटिबंध, यहाँ पर पूरी पृथ्वी को बांटा गया कटिबंधों में, जिसमें कि उष्ण कटिबंधी क्षेत्र में हमारा मध्य प्रदेश आता है। उसके कारण यहाँ पर उष्ण कटिबंधी और मानसूनी जलवायु इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत की जो अधिकांश वर्षा होती है वो मानसून पर ही निर्भर रहती है। मानसून के दौरान ही यहाँ पर वर्षा होती है। और चूंकि संपूर्ण भारत में वर्षा मानसून के दौरान होती है, तो मध्य प्रदेश भी आपका भारत के मध्य में स्थित है, जहां पर मानसून के रूप में यहाँ पर वर्षा होती है। तो उष्ण कटिबंधी मानसूनी प्रकार की यहाँ की जलवायु है। तो अगर मध्य प्रदेश में क्वेश्चन आता है एमपीजीके के अंतर्गत कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो वह उष्ण कटिबंधी मानसूनी जलवायु। अब देखिए, अब देखते हैं मध्य प्रदेश में वर्षा किस प्रकार से होती है। इसके लिए सबसे पहले हमें भारत में वर्षा की स्थिति को देखना पड़ेगा, किस प्रकार से भारत में वर्षा होती है। तो हमने देखा था 21 मार्च को सूर्य उत्तरायण होने लगता है। ये कुछ इस प्रकार से स्थिति थी, आपकी पृथ्वी थी, भूमध्य रेखा 0 डिग्री, उसके पश्चात ये थी आपकी कर्क रेखा। तो भूमध्य रेखा जो कि 21 मार्च को सूर्य यहां पर 21 मार्च को लंबवत पड़ता है भूमध्य रेखा पर। इसके पश्चात सूर्य उत्तरायण होने लगता है और यह पहुंचता है 21 जून को कर्क रेखा पर। तो 21 मार्च को जैसे ही सूर्य उत्तरायण होने लगता है, इस वाले क्षेत्र में तापमान बढ़ने लगता है। और अगर हम भारत की स्थिति की बात करें, इसका जो दक्षिण यहाँ का जो बिंदु है इसकी बात करें, तो यहाँ की स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट, जैसे मध्य प्रदेश की अवस्थिति है 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट
ठीक ऐसे ही भारत की स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट, अर्थात लगभग यहां पर आप भारत की स्थिति आएगी तो यहां पर 21 मार्च के बाद तापमान में वृद्धि होने लगती है। जैसे ही सूर्य उत्तरायण होने लगता है, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है यहां पर तापमान में वृद्धि होने लगती है। और जब तापमान में वृद्धि होती है तो हमें यह चीज ध्यान रखना है कि जब तापमान में वृद्धि होगी तो जो वायु दाब रहेगा वह कम रहेगा। तो जैसे ही इस भूभाग पर यहां पर तापमान बढ़ने लगता है, यहां पर ये आपका टेम्परेचर बढ़ा, तो तापमान बढ़ने से जो वायु दाब है उस वायु दाब में यहां पर कमी आएगी, वायु दाब कम होने लगेगा। तापमान में वृद्धि होने से वायु दाब कम होगा। तो दो चीजें हमें ध्यान रखनी, मान लीजिए एक स्थल खंड है और एक समुद्र है, तो अगर दोनों जगह पर तापमान एक जैसा है तो समुद्र जो है वह धीरे या कह सकते हैं स्थल भूखंड के अपेक्षाकृत समुद्र धीमे यहां पर गर्म होगा और धीमी गति से ही यहां पर ठंडा होगा, जबकि जो आपका स्थल खंड है वह जल्दी गर्म होगा और जल्दी ही ठंडा होगा। तो यहां पर 8 डिग्री 4 मिनट जो कि इसका अक्षांशीय विस्तार है, यहां से 8 डिग्री 4 मिनट पे 21 मार्च को सूर्य जैसे ही उत्तरायण होने लगता है यहां पर तापमान बढ़ने लगता है। तो जैसे ही तापमान बढ़ा, यहां पर जो वायु दाब है वह वायु दाब कम होने लगेगा। तो स्थल पर तापमान बढ़ने से तापमान तेजी से बढ़ा, जिससे यहां पर गर्मी बढ़ने लगेगी। इसी के पास में है समुद्र, आप देख रहे हैं इधर आपका अरब सागर। ये जो अरब सागर है, अभी हमने देखा कि स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा जल्दी गर्म होगा और जल्दी ही ठंडा होगा, और जो समुद्र है ये स्थल की अपेक्षा धीमी गति से यहाँ पर गर्म होगा और धीमी गति से ठंडा होगा। तो यहाँ पर रहेगा तापमान अधिक तो वायुदाब कम, तो यहाँ पर रहेगा तापमान कम क्योंकि ये धीमी गति से आपका गर्म होगा, और चूंकि जब तापमान कम रहता है तो वायुदाब यहाँ पर अधिक रहता है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। तो तापमान जब कम रहेगा तो यहाँ का जो वायुदाब रहेगा वह रहेगा वायुदाब अधिक। तो तापमान और वायुदाब दोनों यहां पर हमने देखे कि भूखंड जो कि आपका स्थल रूप है, यहां पर तापमान अधिक होगा, वायुदाब कम रहेगा। इसकी अपेक्षा यहां पर तापमान कम रहेगा और वायुदाब अधिक रहेगा। तो पवनों की जो दिशा होती है यह निर्भर करती है यहां पर उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब की स्थिति पर। पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो यहां पर है उच्च वायुदाब, यहां तापमान कम है जिससे वायुदाब उच्च है, और यहां पर तापमान ज्यादा है तो वायुदाब कम है। तो ये जो वायुदाब है ये यहाँ पर उच्च गति से निम्न गति की ओर चलने लगेगा, अर्थात वायुदाब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने लगता है। तो जैसे ही पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी तो यहां पर एक नियम काम करेगा जिसका नाम है फेरल का नियम। फेरल का नियम, फेरल के नियम के अनुसार जो आपकी पृथ्वी है, हमने देखा था यहां पर एक गोलार्ध हो गया नॉर्थ पोल उत्तरी गोलार्ध, एक हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो फेरल के नियम के अनुसार मान लीजिए ये पवन नॉर्थ पोल या उत्तरी गोलार्ध में चलती है तो ये अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है, और जब ये ही पवनें दक्षिणी गोलार्ध में चलती है, मान लीजिए पवन चल रही तो ये अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। तो चूंकि भारत की अवस्थिति आपकी उत्तरी गोलार्ध में है तो यहाँ पर तापमान कम था, वायुदाब अधिक था, तो पवनें यहाँ से उठने लगेगी, कुछ इस प्रकार से यहाँ से पवनें चलने लगेगी। लेकिन होगा क्या कि फेरल के नियम के अनुसार यहाँ पर ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है जिसके कारण ये अपने दाहिनी ओर मुड़ जाएगा। तो 1 जून के समथिंग यहाँ पर वायुदाब उच्च वायुदाब से लेकर निम्न वायुदाब की स्थिति में यहाँ से पवनें चलने लगेगी। 1 जून तक यहाँ पर है आपका केरल राज्य, केरल राज्य में ये वायु राशियां यहाँ पर यह कह सकते हैं यहाँ पर बादल प्रवेश करेंगे, और इस स्थिति में आप देखते हैं यह है आपका पश्चिमी घाट। प्रायद्वीपीय भारत में इसे पश्चिमी घाट कहते हैं, आप भूगोल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षाकृत थोड़ा ऊंचा है, तो यहाँ पर पवनें टकराएंगी, और जैसे ही यहाँ पर पवनें टकराएंगी यहाँ पर वर्षा करेगी। तो 1 जून को भारत के केरल राज्य में यहाँ पर ये आपकी जो पवनें हैं ये यहाँ पर एंट्री करेगी, और जैसे ही यहाँ पर पश्चिमी घाट से पवनें टकराएगी तो यहाँ पर बारिश होने लगेगी। ठीक ऐसी ही स्थिति, चूंकि यहाँ पर पश्चिमी घाट है जो अपेक्षाकृत ऊंचा है पूर्वी घाट के, इधर है आपका पूर्वी घाट, ये है पश्चिमी घाट। तो यहाँ पर जैसे ही वर्षा होगी तो धीरे धीरे जैसे ही ये पवनें आगे बढ़ेगी इनमें वर्षा या पानी की मात्रा कम होने लगेगी, तो पश्चिमी घाट पर अधिक वर्षा होगी और पूर्वी घाट पर कम वर्षा होगी। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के तहत उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें चलने लगेगी, जिसके परिणाम स्वरूप ये पवनें फेरल के नियम के अनुसार इधर की ओर दाहिनी तरफ मुड़ेगी, जिससे 1 जून को केरल में मानसून प्रवेश करेगा और यहाँ पर बारिश होगी। ठीक ऐसे ही जैसे ही यहाँ पर और दिन बढ़ते जाएंगे 5 जून के आसपास इस वाले क्षेत्र में बारिश होगी,
इसके पश्चात जो आपका महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, यहाँ पर 10 जून के आसपास ठीक ऐसे ही पवने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी और 15 जून आते आते ये आपको गुजरात से प्रवेश करते हुए या पश्चिमी घाट से प्रवेश करते हुए मध्य प्रदेश में आकर वर्षा करेगी। तो मध्य प्रदेश में भी इन्हीं दक्षिण पश्चिमी मानसूनों के आधार पर वर्षा होती है। और इधर है आपका अरब सागर, इधर की ओर है बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, इन दोनों शाखा से यहाँ पर मध्य प्रदेश में वर्षा होगी। और जब ये पवने यहाँ से यूं चलने लगेगी तो दोनों रूप से यहाँ पर आकर आपका यहाँ पर है बघेलखंड का पठार, इधर की ओर से ये पवने आई, इनमें आर्द्रता है तो ये यहाँ पर बारिश कराएंगी। लेकिन होता क्या है, पश्चिम घाट चूंकि अपेक्षाकृत ऊंचा है तो अधिकतम अरब सागर की जो पवने हैं इनका अधिकतम जो जल है पश्चिमी घाट पर यहाँ पर बारिश हो जाती है, जिसके कारण इसमें आर्द्रता की कमी होती है, जिससे मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर बारिश इस अरब सागर की शाखा से कम होती है। वहीं बंगाल की खाड़ी की शाखा से यहाँ पर जैसे ही पवने चलती है तो मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा ये बंगाल की खाड़ी की शाखा करवा देती है। तो पहला क्वेश्चन ये कि अगर मध्य प्रदेश में वर्षा किन शाखाओं से होती है, तो बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर की शाखा दोनों शाखा से होती है। दूसरा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है, तो वह होती है बंगाल की खाड़ी शाखा से। क्यों? क्योंकि अरब सागर की शाखा से जो यहां से पवने चलेगी ये पश्चिमी घाट पर अधिक वर्षा करा देगी, जिससे यहाँ पर आर्द्रता की कमी होगी और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आते आते यहाँ पर आर्द्रता कम होती जाएगी और वर्षा कम होगी। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होगी। अगर बात करें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है, तो यहां पर है आपका पचमढ़ी। इस पचमढ़ी में सर्वाधिक वर्षा 199 सेंटीमीटर के आसपास होती है, जो कि मध्य प्रदेश की अभी तक की सर्वाधिक वर्षा है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा 199 सेंटीमीटर पचमढ़ी में होती है। वहीं न्यूनतम जो वर्षा होती है भिंड में एक स्थान है गोहद। इस गोहद नामक स्थान पर लगभग 55 सेंटीमीटर, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे कम वर्षा यहाँ की मापी गई है। तो भिंड में है गोहद नामक स्थान जहां पर सबसे कम वर्षा होती है, जो कि 55 सेंटीमीटर। और इन्हीं दोनों शाखाओं से लगभग यहाँ पर सर्वाधिक जो वर्षा होती है वह होती है बंगाल की खाड़ी शाखा से मध्य प्रदेश में। और सर्वाधिक वर्षा मध्य प्रदेश के एक स्थान विशेष के रूप में देखी जाए तो पचमढ़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है 199 सेंटीमीटर के आसपास। वहीं अगर देखा जाए, चूंकि यहाँ से जो अरब शाखा थी आपकी अरब सागर की शाखा, इससे यहाँ पर आर्द्रता कम होने से बारिश कम होती है। लेकिन बंगाल की खाड़ी की जो शाखा से यहाँ पर वर्षा होती है इसमें आर्द्रता अधिक होती है, जिससे जो मध्य प्रदेश का बघेलखंड वाला क्षेत्र है इसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। तो अगर एक स्थान विशेष के रूप में यहाँ पर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, अगर पठार के रूप में पूछा जाए तो वह रहेगा आपका बघेलखंड का पठार। वहीं अगर जिले के रूप में पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो वह है आपका यहीं पर मंडला। दूसरा है बालाघाट जिला। इन बालाघाट और मंडला जिले में सर्वाधिक वर्षा यहां पर होती है। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की शाखा, इन दोनों शाखाओं से मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में एक स्थान विशेष के रूप में पचमढ़ी में सर्वाधिक वर्षा 199 सेंटीमीटर होती है। सबसे कम मध्य प्रदेश में वर्षा भिंड में एक स्थान है गोहद, वहां पर 55 सेंटीमीटर के आसपास होती है। एक स्थान विशेष के रूप में बघेलखंड के पठार में सर्वाधिक वर्षा होती है। वहीं अगर हम जिलों की बात करें तो मंडला और बालाघाट में यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मानसून प्रवेश करता है और मानसून के रूप में ही यहाँ पर वर्षा होती है। 15 जून के बाद लगभग 1 जुलाई या 3 जुलाई के आसपास राजस्थान से होते हुए मानसून इस प्रकार से यहाँ से निकल जाता है। तो पहला तो ये कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की शाखा से यहाँ पर वर्षा होती है। दूसरा हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में शीतकाल में भी वर्षा होती है, और जो शीतकाल में वर्षा होती है वह होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये परिणाम है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का। आप जब भूगोल पढ़ते हैं तो भूगोल में चक्रवातों का अध्ययन करते हैं, चक्रवात किसे कहते हैं, वहां पर अब बहुत सी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे आपका आपदा हो गया, चक्रवात हो गया, सुनामी हो गया। तो उन सुनामी, चक्रवात आदि चीजों में एक चक्रवात भी रहता है। इसी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का एक परिणाम है पश्चिमी विक्षोभ, जिसके द्वारा मध्य प्रदेश में शीतकाल में वर्षा होती है, जिसे यहाँ पर स्थानीय नाम मावठा कहा जाता है। तो हमें ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठा कहलाती है और यह पश्चिमी विक्षोभ का परिणाम है। दूसरा यह कि मध्य प्रदेश में अगर क्वेश्चन बनता है कि लौटते मानसून से मध्य प्रदेश में
किस स्थान पर वर्षा होती है? तो ये जो आपका रीवा पन्ना का पठार है, इस रीवा पन्ना के पठार में लौटते मानसून के द्वारा मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। तो ये तो है मध्य प्रदेश में वर्षा की स्थिति के बारे में। अब मैंने यहां पर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की जलवायु क्षेत्र। मध्य प्रदेश के जलवायु के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की जलवायु क्षेत्रों को भी यहाँ पर विभिन्न भागों में बांटा गया है। उन जलवायु क्षेत्रों के बारे में हम देखते हैं। मध्य प्रदेश को प्रमुख रूप से 5 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है उत्तर का मैदान, दूसरा है सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र, तीसरा है मालवा का पठार, चौथा है नर्मदा घाटी और पांचवा है बघेलखंड पठारी क्षेत्र। मैप में मैंने इनको दर्शाया है। सबसे पहला है उत्तर का मैदान, तो यह है आपका उत्तर का मैदान, इसको हम देखते हैं। देखिए, जो आपका उत्तर का मैदान है, इसमें आता है मध्य भारत का क्षेत्र, बुंदेलखंड का क्षेत्र और रीवा पन्ना का पठार। कहीं कहीं आपको मध्य प्रदेश के जलवायु क्षेत्रों में इसके 4 प्रकार भी मिलेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर इसको 5 प्रकारों में बांटा गया है। तो पहला है उत्तर का मैदान। ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है उत्तर का मैदान। इस उत्तर के मैदान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। देखिए, ये यहाँ पर हाई टेम्परेचर रहता है, जिसके कारण यहाँ पर सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। तो वहीं अगर हम शीत ऋतु की बात करें तो यहाँ पर शीत ऋतु में सर्वाधिक ठंडी पड़ती है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि उत्तर के मैदान की जलवायु कैसी है या यहाँ का जलवायु क्षेत्र कैसा है, तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्मी और शीत ऋतु में सर्वाधिक ठंडी पड़ती है। दूसरा देखते हैं हम सतपुड़ा पर्वतीय प्रदेश। आपने देखा था यहाँ पर है आपकी सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। इसी सतपुड़ा मेकाल श्रेणी को सतपुड़ा पर्वतीय प्रदेश कहा जाता है। और यहाँ पर शीत ऋतु जो है, उस शीत ऋतु में साधारण ठंडी पड़ती है। तो वहीं अगर हम ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में भी यहाँ पर साधारण गर्मी पड़ती है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि सतपुड़ा पर्वतीय प्रदेश में यहाँ पर जलवायु क्षेत्र कैसा है, तो यहाँ पर साधारण गर्मी और साधारण ठंडी पड़ती है। तीसरा है मालवा का पठार। यह है आपका मालवा का पठार वाला क्षेत्र। इस वाले क्षेत्र को हमने देखा था पठार, जब हमने पढ़े थे कि मालवा का पठार वाला ये क्षेत्र था। तो मालवा के पठार की जो जलवायु है वह है समशीतोष्ण जलवायु। अधिकांशतः क्वेश्चन भी बनता है कि मालवा के पठार की जलवायु कैसी है, तो वह समशीतोष्ण जलवायु। इसका अर्थ है कि यहां पर कम गर्मी और कम ठंडी पड़ती है। अर्थात ग्रीष्म ऋतु में यहां पर ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, कम ही गर्मी पड़ती है, और शीत ऋतु में भी यहां पर कम ठंडी पड़ती है। देखिए, एक यात्री थे जिसका नाम था फायान। ये चीन के थे, ये चीनी यात्री फायान थे। चीनी यात्री फायान भारत में आते हैं और यहाँ पर उस समय गुप्त साम्राज्य था। तो गुप्त साम्राज्य में एक राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ के गुप्त नरेश रहते हैं, इनके शासन में यहाँ पर चीनी यात्री फायान आते हैं। और ये मालवा का जो पठार है, इसे मध्य भारत के नाम से उस समय जाना जाता था। तो मध्य भारत में ये आते हैं और मध्य भारत की जलवायु, यहाँ की कला, संस्कृति आदि के बारे में यहाँ पर ये विवरण देते हैं, यहाँ का विवरण प्रस्तुत करते हैं, यहाँ के कल्चर को समझते हैं। और ये अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि जो मालवा की जलवायु है, इसे ये विश्व की सबसे अच्छी जलवायु कहते हैं। और कहते हैं कि मालवा की जलवायु समशीतोष्ण जलवायु है। यहाँ पर कम गर्मी, अर्थात ज्यादा गर्मी भी नहीं है और ज्यादा ठंडी भी नहीं है। इस प्रकार से मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वोत्तम जलवायु कहते हैं चीनी यात्री फायान। तो ये तीसरा हो गया आपका मालवा का पठार। चौथा है नर्मदा घाटी। तो ये है आपकी नर्मदा घाटी। आप देख रहे हैं, ये थी आपकी नर्मदा घाटी। मैंने चौथा और पांचवा इसको प्लस करके लिखा हुआ है। जैसी स्थिति आपकी, जिस प्रकार की जलवायु यहाँ पर नर्मदा घाटी की है, ठीक ऐसी ही जलवायु बघेलखंड का पठारी क्षेत्र की है। तो अगर आप कर्क रेखा के बारे में जानते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से कर्क रेखा आपकी गुजरती है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर। यहां से भी कुछ इस प्रकार से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा नर्मदा घाटी के समानांतर होकर चलती है। जब नर्मदा घाटी के समानांतर यहाँ पर कर्क रेखा रहती है, तो इन जिलों में तापमान सर्वाधिक हो जाता है। आप जानते हैं 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पर तापमान सर्वाधिक होता है। जब यहाँ पर तापमान सर्वाधिक होता है तो यहाँ पर गर्मी भी सर्वाधिक पड़ती है। और ठीक ऐसी ही स्थिति बघेलखंड के पठारी क्षेत्र में होती है। पांचवा क्षेत्र था आपका बघेलखंड का पठारी क्षेत्र। तो नर्मदा घाटी और बघेलखंड के क्षेत्र में यहाँ पर सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। और जब जैसे ही ये आपका सूर्य है, सूर्य यहाँ पर दक्षिणायन होने लगता है, तो दक्षिणायन होते समय यहाँ पर सूर्य सबसे नीचे चला जाता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में यहाँ पर ठंडी कम पड़ने लगती है। तो अगर हमें कहना पड़े कि नर्मदा घाटी और बघेलखंड पठारी क्षेत्र की जलवायु कैसी है, तो यहाँ पर सर्वाधिक गर्मी पड़ती है और यहाँ पर ठंडी कम ही पड़ती है।
इस प्रकार से मध्य प्रदेश की जलवायु में मध्य प्रदेश के जलवायु क्षेत्र को 5 भागों में बांटा गया। उन 5 भागों के हमने देखी किस प्रकार की यहाँ की जलवायु है। यहाँ पर मैंने कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। पहला है A.R. सुब्रमण्यम तथा श्रीमन नारायण 1991 ने तापमान व वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि तापमान व वर्षा के आधार पर इन्होंने A.R. सुब्रमण्यम व श्रीमन नारायण ने यहाँ पर वर्षा क्षेत्रों को, जलवायु क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा या कितने भागों में बांटा, तो बांटा गया 3 भागों में। दूसरा है ठीक ऐसे ही कोपेन ने यहाँ पर 2 भागों में यहाँ की जलवायु को बांटा और इसने बांटा था दक्षिण पश्चिमी एवं दक्षिणी आधार पर। तीसरा है मध्य प्रदेश की औसत वर्षा। जैसा अभी हमने देखा कि भिंड में 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है, पचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है, सर्वाधिक और न्यूनतम वर्षा है। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की औसत वर्षा की बात करें तो मध्य प्रदेश में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश की औसत वर्षा कितनी है, तो 112 सेंटीमीटर। सबसे कम वर्षा भिंड 55 सेंटीमीटर अभी हमने देखा। मध्य प्रदेश को 4 वर्षा क्षेत्रों में बांटा गया। अगर क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश को कितने वर्षा क्षेत्रों में बांटा गया, तो वह है 4 वर्षा क्षेत्रों में। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के जलवायु क्षेत्रों को 5 भागों में बांटा गया, ठीक ऐसे ही मध्य प्रदेश के वर्षा क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा गया है। अगला है 75 सेंटीमीटर वर्षा विभाजक रेखा सीधी जबलपुर व सिवनी से गुजरती है। ये जो आपका मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश के कुछ इस प्रकार से यहाँ से एक विभाजक रेखा गुजरती है जो मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है और यहाँ ये सीधी जबलपुर सिवनी से होकर गुजरती है, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इन दोनों भागों के मध्य से होकर गुजरती है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कितने सेंटीमीटर वर्षा विभाजक रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, तो वह गुजरती है 75 सेंटीमीटर। और किन जिलों से होकर गुजरती है, तो सीधी जबलपुर और सिवनी जिलों से। तो मध्य प्रदेश की जलवायु यहाँ पर कंप्लीट होती है। जो भी अगला वीडियो रहेगा उसको हम देखेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।